नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्तनधारियों में मेटानेफ्रॉस प्रकार की किडनी पाई जाती है। प्रत्येक किडनी अनेक छोटी छोटी कुंडलित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों की बनी होती है। इन्हें वर्कक नलिका या नेफ्रॉन कहा जाता है। मनुष्य के वर्कक में लगभग 2 लाख वर्कक नलिकाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक नलिका की लंबाई 35 से 50 मिलीमीटर होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन मूत्र निर्माण में पूर्ण सक्षम होती है। सामान्यतः नेफ्रॉन के कई भाग होते हैं। फर्स्ट मैलपिजियन ट्यूब्यूल, सेकंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, थर्ड हेनले लूप, फोर्थ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, फिफ्थ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो पहला हम लेते हैं मैलपिजियन कार्पसल्स। यह रचना नेफ्रॉन का प्रथम भाग बनाती है। इसका व्यास 0.3 मिलीमीटर होता है। इस भाग में एक प्यालेनुमा रचना होती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। यह स्क्वेमस एपिथेलियम कोशिकाओं द्वारा रेखित होता है। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर प्रवेश करके अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है जो एफरेंट आर्टियोल्स कहलाती है। प्रत्येक एफरेंट आर्टियोल्स बोमेन कैप्सूल के भीतर अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है जो एफरेंट आर्टियोल्स कहलाती है। इनकी संख्या एक बोमेन कैप्सूल में 35 से 50 होती है। इस प्रकार बोमेन कैप्सूल के भीतर एफरेंट और एफरेंट सेल्स के द्वारा निर्मित जटिल गुच्छा या बंच स्थित होता है। इसे ही हम कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुच्छ या बंच एवं बोमेन कैप्सूल मिलकर के मैलपिजियन कार्पसल्स का निर्माण करते हैं। यह किडनी के कॉर्टेक्स वाले भाग में पाया जाता है। केशिका गुच्छ में अत्यधिक रुधिर दाब होने के कारण रुधिर से अनेक पदार्थ छनकर बोमेन कैप्सूल की गुहा में आ जाते हैं। इन्हें हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। सेकंड पार्ट इसका आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या समीपस्थ कुंडलित भाग। बोमेन कैप्सूल आगे चलकर एक पतली कुंडलित नलिका में परिवर्तित हो जाता है जिसे हम समीपस्थ कुंडलित भाग कहते हैं। यह भी कॉर्टेक्स में पाया जाता है तथा इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। इसका व्यास लगभग 50 म्यू अथवा 0.5 मिलीमीटर होता है। यह रचना घनाकार उपकला या क्यूबॉइडल एपिथेलियम कोशिकाओं द्वारा रचित होती है। इन कोशिकाओं के मुक्त सिरों पर अनेक माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो पदार्थों के अवशोषण में सहायक होते हैं। मुख्य रक्षांकुर की उपस्थिति के कारण समीपस्थ कुंडलित भाग द्वारा ग्लोमेरुलस से पदार्थों के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। वर्कक नलिका का यह भाग ग्लोमेरुलर निस्पंद के पदार्थों के अवशोषण का कार्य करता है। ये पदार्थ मुख्यतया पानी, लवण, ग्लूकोज इत्यादि होते हैं। थर्ड हम लेते हैं हेनले का लूप। समीपस्थ कुंडलित नलिका का भाग एक यू के आकार की रचना में खुलता है जिसे हम हेनले का लूप कहते हैं। यह मेडुला में पाया जाता है। इसकी दोनों भुजाएं अवरोही भुजा एवं आरोही भुजा में विभेदित रहती हैं। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अवरोही भुजा समीपस्थ कुंडलित नलिका से तथा आरोही भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी रहती है। अवरोही भुजा आरोही भुजा की अपेक्षा दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी हुई होती है और अवरोही भुजा आरोही भुजा की अपेक्षा कम मोटी होती है। यह अंतर केवल मैमल्स की वर्कक नलिका में पाया जाता है। हेनले के लूप का आकार पिरामिड के आकार से संबंधित होता है। वर्कक नलिका का यह भाग मरुस्थल में पाए जाने वाले जंतुओं में अत्यधिक बड़ा होता है जिससे यह जंतु अधिक पानी का अवशोषण कर सकते हैं तथा अत्यधिक सांद्र मूत्र का निर्माण होता है।
नेक्स्ट आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हेलने के लोब की आरोही भुजा कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रवेश करके पुनः कुंडलित हो जाती है। इस प्रकार दूरस्थ कुंडलित नलिका का निर्माण होता है और यह भाग समीपस्थ कुंडलित भाग की तरह घनाकार कोशिकाओं द्वारा रेखित होता है, परंतु इन कोशिकाओं के मुक्त सिरों पर माइक्रोविलाई का अभाव होता है और यह भाग वर्कक नलिका की गुहिका में उपस्थित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अनेक उत्सर्जी पदार्थों के सिक्रीशन का कार्य करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या संग्रह नलिका। यह वर्कक नलिका का अंतिम भाग होता है जिसमें एक या अधिक दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं खुलती है और यह नलिका मुख्यतः स्तंभाकार कोशिकाओं या कॉलोमेलर सेल द्वारा रेखित होती है। इस भाग का मुख्य कार्य वर्कक निस्पंद से पानी का अवशोषण करना होता है। सभी संग्रह नलिकाएं किडनी की श्रोणि या पैलियस वाले भाग में खुलती है जहां पर मूत्र सर्वप्रथम एकत्रित होता है। सभी संग्रह नलिकाएं अंत में एक ही स्थान पर अभिसारित होकर मूत्रवाहिनी के अगले चौड़े व शंकुरूपी रीनल पैलिस भाग से खुल जाती है। यह भाग वर्क के हाइलम भाग में भीतर की ओर धंसा रहता है। उच्च पृष्ठवंशियों में पाए जाने वाले मेटानोफ्रिक वर्क में मेलपिजियन कोष्ठ समीपस्थ कुंडलित भाग एवं दूरस्थ कुंडलित भाग कॉर्टेक्स में तथा हेलने का लोब एवं संग्रह नलिकाएं मेडुला भाग में उपस्थित रहते हैं। किडनी को काफ़ी मात्रा में रुधिर वितरित किया जाता है। ऐसा अनुमान है कि हृदय से निकले हुए संपूर्ण रुधिर का लगभग 10 से 15% भाग दोनों किडनियों को दिया जाता है। प्रत्येक किडनी प्रति मिनट लगभग 500 से 750 ml रुधिर प्राप्त करता है और प्रत्येक रीनल आर्टरी किडनी में प्रवेश करने के पश्चात अनेक छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होकर धमनिकाओं या आर्टियोल्स का निर्माण करती है। प्रत्येक केशिका बोमेन कैप्सूल में प्रवेश करके ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। इस केशिका गुच्छ में 2 प्रकार की धमनिकाएं पाई जाती हैं। जो धमनिकाएं केशिका गुच्छ में रुधिर लेके जाती हैं उन्हें एफ्रेंट आर्टियोल्स कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी धमनिकाएं केशिका गुच्छ से रुधिर वापस ले जाती हैं जिन्हें इफ्रेंट आर्टियोल्स कहते हैं। अपवाही धमनिकाओं का व्यास अविवाही की अपेक्षा कुछ कम होता है। अपवाही धमनिकाएं केशिका गुच्छ से बाहर निकलने के पश्चात पुनः शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये शाखाएं समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडलिकाओं तथा हेलने के लोब के चारों ओर से घेरे हुए होती हैं। इन्हें वासा रेक्टा कहा जाता है। ये सभी वासा रेक्टा मिलकर सीरिकाओं का निर्माण करती हैं और सभी सीरिकाएं अंत में मिलकर रीनल वेन बनाती हैं जो किडनी से बाहर निकलकर पोस्ट केवल में खुलती है। वर्कक को वर्क धमनी द्वारा वितरित किए जाने वाले रुधिर में उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा जो रुधिर वर्कक से वर्क शिराओं द्वारा एकत्रित किया जाता है उसमें उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा कम होती है क्योंकि इन पदार्थों की काफ़ी मात्रा किडनी के द्वारा छानकर मूत्र नलिका में आ जाती है। सामान्यतः नेफ्रॉन्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, सुपरफिजिक और जक्स्ट्रा मेडुलरी। सुपरफिजिक जो होती हैं 15 से 35% तक की होती हैं जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी 65 to 85% तक पाए जाते हैं। सुपरफिजिक में नेफ्रॉन की बोमेन संपुट होती है जबकि इसमें नेफ्रॉन के बोमेन संपुट कॉर्टेक्स एवं मेडुला के संगम स्थल पर पाए जाते हैं। वल्लकुटी या फिर सुपरफिजिक में हेलने लोब छोटे होते हैं जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी में हेलने का लोब अधिक बड़े एवं गहराई तथा मेडुला में पाए जाते हैं। धन्यवाद।